धूल, धुआं और धुंध। दिल्ली में आपका स्वागत है। लाल किला, इंडिया गेट, जंतर मंतर के अलावा अब दिल्ली की पहचान प्रदूषण से भी होने लगी है। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और आसमान पर छाई धुंध। ये कोई अचानक आई आपदा नहीं है, ये एक जाना पहचाना पैटर्न है जो पिछले कई सालों से लगातार दोहराया जा रहा है। अक्टूबर के आखिर तक हवा खराब होने लगती है, नवंबर में हालात गंभीर हो जाते हैं, दिसंबर आते आते सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सवाल ये नहीं कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों होता है, असली सवाल ये है कि इसे रोकने के लिए सरकारें क्या करती हैं, क्या नहीं करती और क्या दुनिया के दूसरे शहरों ने इससे बेहतर तरीके से निपटा है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि यह मौसम की देन है, ठंडी हवा, कम रफ्तार वाली हवाएं और ऊपर से पराली का धुआं। लेकिन सच्चाई ये है कि मौसम सिर्फ हालात को बिगाड़ता है, असली वजह पूरे साल काम करती रहती हैं। गाड़ियाँ, कंस्ट्रक्शन, सड़क की धूल, इंडस्ट्री, डीजल जनरेटर और कूड़ा जलाना, ये सब मिलकर वो जहर तैयार करते हैं जो सर्दियों में आसमान में फंस जाता है। एक्सप्लेन्ड बाय जिस्ट के आज के एपिसोड में हम न सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बात करेंगे, बल्कि इसके समाधान और दुनिया भर में अलग अलग शहरों ने क्या उपाय अपनाए उसको लेकर भी बात करेंगे। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जिस्ट। दिल्ली की गवर्नेंस को समझे बिना प्रदूषण की कहानी समझना थोड़ा मुश्किल है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां जिम्मेदारी कई हिस्सों में बटी हुई है। दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ट्रैफिक पुलिस है और साथ ही पड़ोसी राज्य भी हैं। और उनके शहर हैं जो भौगोलिक तौर पर दिल्ली शहर में समाये हुए हैं और जिनका असर सीधे दिल्ली की हवा पर पड़ता है। जब हवा खराब होती है तो अक्सर जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जाती है। कोई कहता है पंजाब जिम्मेदार है तो कोई कहता है मौसम दोषी है, कोई कहता है केंद्र मदद नहीं कर रहा, लेकिन हवा इन तर्कों को नहीं मानती। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाने का दावा किया है। सबसे ज़्यादा चर्चा होती है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप की। ये प्लान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद तैयार किया गया था। इसका मकसद ये था कि जैसे जैसे हवा खराब हो वैसे वैसे अपने आप सख्ती बढ़ती जाए। ग्रैप को 4 हिस्सों में बांटा गया। जब हवा खराब होती है तब पहला स्तर लागू होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल रोकने, सड़कों की सफाई और खुले में कचरा जलाने पर रोक जैसे निर्देश होते हैं। दूसरा स्तर बहुत खराब हवा के लिए है। इसमें डीजल जनरेटर पर पाबंदी और पार्किंग फीस बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं। तीसरा स्तर गंभीर स्थिति में लागू होता है, जिसमें स्कूल बंद करने और गैर जरूरी निर्माण रोकने की बात होती है। चौथा और आखिरी स्तर आपात स्थिति के लिए है, जहां व्हीकल बैन, ट्रकों की एंट्री पर रोक और वर्क फ्रॉम होम जैसे फैसले लिए जाते हैं। कागज पर सिस्टम मजबूत लगता है, लेकिन दिक्कत इसके लागू होने के तरीके में आती है। कई बार ग्रैप तब लागू होता है जब हालात पहले ही बिगड़ चुके होते हैं। जब तक सख्ती शुरू होती है तब तक हवा पहले से खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी होती है। ऑड इवन स्कीम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली सरकार ने इसे प्रदूषण कम करने के उपाय के तौर पर पेश किया था। तर्क ये था कि इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी। कुछ दिनों के लिए ऐसा दिखता भी है, लेकिन लंबे समय में असर सीमित रहता है। वजह साफ है, जिनके पास 2 गाड़ियां हैं वो नियम से बच निकलते हैं। जिनके पास एक ही गाड़ी है उनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भरोसेमंद विकल्प नहीं होता। नतीजा ये कि स्कीम खत्म होते ही गाड़ियां वापस सड़कों पर आ जाती हैं। दिल्ली में निजी गाड़ियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। ये आंकड़े खुद सरकार के हैं। मेट्रो और बस नेटवर्क के बावजूद लोग निजी वाहन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसकी वजह सिर्फ सुविधा नहीं है, इसकी वजह भरोसे की कमी भी है। बस समय पर आएगी या नहीं, आखिरी किलोमीटर कैसे तय होगा, ये सवाल आज भी बने हुए हैं। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भरोसेमंद नहीं होगा तब तक गाड़ियों पर रोक का असर सीमित रहेगा। दुनिया भर में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इस बात को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको अपने घर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने के लिए 500 मीटर से ज़्यादा की दूरी ना तय करनी पड़े। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या सफ़र करते हैं वो जानते हैं कि यहाँ कई बार ये दूरी 8 से 10 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि अब दिल्ली में सिर्फ BS6 मानकों वाले वाहन ही दाखिल हो सकेंगे। ये नियम खासतौर पर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर लागू होगा, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और NCR के दूसरे इलाकों से आने वाली गाड़ियां अब दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी।
वहीं दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पहले से ही ANPR कैमरे लगे हुए हैं जो नंबर प्लेट के जरिए ये पहचान लेंगे कि किसी गाड़ी के पास वैध PUC है या नहीं। जिन वाहनों के पास वैध PUC नहीं होगा उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। ये दोनों ही नियम अब दिल्ली में हमेशा लागू रहेंगे, यानी ग्रैप हो या ना हो। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली की हवा में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बड़ा योगदान देता है, खासकर सर्दियों में जब ठंडी हवा स्मॉग को जमीन के पास रोक लेती है। अनुमान है कि NCR में पार्टिकुलेट प्रदूषण का करीब 40% हिस्सा गाड़ियों से आता है। इस फैसले का असर बड़ा हो सकता है। सरकारी आकलन के मुताबिक करीब 12 लाख यानी 1.2 मिलियन वाहन ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं और BS6 मानकों पर खरे नहीं उतरते। इनमें गुरुग्राम के करीब 2 लाख, नोएडा के 4 लाख से ज़्यादा और गाजियाबाद के लगभग 5.5 लाख वाहन शामिल हैं जो रोज़मर्रा के काम के लिए दिल्ली आते हैं। नियम लागू होने के बाद एंट्री पॉइंट पर चेकिंग तेज कर दी गई है। लाखों वाहनों पर बिना वैध PUC के चालान किया जा चुका है। इसके अलावा 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों में से करीब 20,000 गाड़ियां जब्त की गई हैं। कंस्ट्रक्शन और धूल को लेकर भी नियम बने हैं। साइट्स को ढकने, पानी का छिड़काव करने और मलबा सही तरीके से हटाने के निर्देश हैं, लेकिन निगरानी कमज़ोर है। बड़े प्रोजेक्ट्स को अक्सर छूट मिल जाती है। छोटी साइट्स पे नियमों का पालन शायद ही होता है। जुर्माने की बात होती है, लेकिन कार्रवाई का डर कम है। कई रिपोर्ट्स में ये भी साफ किया गया है कि नियम ज़्यादा हैं, अमल कम। पराली का मुद्दा हर साल राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। दिल्ली की सरकार कहती है कि धुआं बाहर से आ रहा है, वहीं पंजाब और हरियाणा की सरकारें कहती हैं कि किसानों के पास विकल्प नहीं है। केंद्र सरकार मशीनों और सब्सिडी की बात करती है, लेकिन हर साल अक्टूबर और नवंबर में सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि खेतों में आग लग रही है। जब तक किसानों के लिए पराली का सस्ता और आसान समाधान नहीं होगा, तब तक ये धुआं दिल्ली पहुंचता रहेगा। जिस मुहाने पर दिल्ली इस वक्त खड़ी है, दुनिया के कई शहरों ने इसी मोड़ पर सख्त फैसले लिए। उन्होंने माना कि आधे अधूरे कदम काम नहीं करेंगे, या तो पूरे सिस्टम को बदलना होगा या फिर हर साल यही कहानी दोहराई जाएगी। बीजिंग, लंदन, पेरिस और मैक्सिको सिटी इसके उदाहरण हैं। इन शहरों ने प्रदूषण को मौसम की समस्या नहीं माना, उन्होंने इसे गवर्नेंस की समस्या माना। इन शहरों को लेकर आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाहनों की। दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट से आता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी लाई, सब्सिडी दी गई, चार्जिंग स्टेशन लगाने की बातें हुई, इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बढ़ी। इसमें कुछ सुधार जरूर दिखा, लेकिन EV अब भी आम आदमी के लिए महंगे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है और सबसे बड़ी बात, EV का असर तब दिखता है जब बड़े पैमाने पर लोग निजी पेट्रोल डीजल गाड़ियों से बाहर आएंगे। फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की बात हर सरकार करती है। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क बड़ा हुआ है, इसमें शक नहीं। इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर आई हैं, लेकिन दिल्ली की आबादी और गाड़ियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि ये सुधार नाकाफी लगते हैं। बसों की कमी भी आज एक बड़ा मुद्दा है। आखिरी किलोमीटर की कनेक्टिविटी कमजोर है। यही वजह है कि लोग निजी गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं होते। स्मॉग टावर दिल्ली सरकार का सबसे ज्यादा चर्चित प्रयोग रहा। कनॉट प्लेस और आनंद विहार में बड़े एयर प्यूरिफायर लगाए गए। दावा किया गया कि ये आसपास की हवा साफ करेंगे, लेकिन इनकी संख्या ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी कम थी, तो असर भी ना के बराबर होना लाजमी है। इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर कार्रवाई की बात करें तो दिल्ली में भारी उद्योग कम है, लेकिन छोटी फैक्ट्रियां बड़ी समस्या है। कई रिहायशी इलाकों में अवैध यूनिट चलती हैं, सस्ता और गंदा ईंधन इस्तेमाल होता है। कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ समय बाद वही यूनिट्स फिर चालू हो जाती हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास न तो पर्याप्त स्टाफ है, न ही निगरानी के आधुनिक साधन। कचरा जलाने पर रोक है, लेकिन हर सर्दी में खुले में कचरा जलते हुए देखा जाता है, खासकर झुग्गी इलाकों और खाली प्लॉट्स में। इसका सीधा असर हवा पर पड़ता है। नगर निगम की जिम्मेदारी यहाँ अहम है, लेकिन सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन आज भी दिल्ली की बड़ी कमजोरी है। केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP शुरू किया। इसके तहत प्रदूषित शहरों को फंड दिया गया। दिल्ली भी इसमें शामिल है, लेकिन CAG की रिपोर्ट ने बताया कि कई शहरों ने फंड का सही इस्तेमाल ही नहीं किया। मॉनिटरिंग सिस्टम अधूरे रहे, एक्शन प्लान बने लेकिन लागू नहीं हुए। ये रिपोर्ट सिस्टम की कमजोरी को साफ दिखाती है। दिल्ली की गवर्नेंस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कदम अक्सर प्रतिक्रियात्मक होते हैं, यानी जब हवा खराब होती है तब एक्शन लिया जाता है। पूरे साल चलने वाली रणनीति कम दिखती है। प्रदूषण को सर्दियों की समस्या मान लिया गया है, जबकि असल लड़ाई पूरे साल की है।
दुनिया के शहरों ने यहाँ अलग रास्ता चुना। उन्होंने माना कि प्रदूषण एक गवर्नेंस फेलियर है जिसे सिस्टम बदल कर ही सुधारा जा सकता है। बीजिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ आधे अधूरे कदम नहीं उठाए गए, पूरे एनर्जी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री को बदला गया। आज अगर कोई कहता है कि प्रदूषण कम करना नामुमकिन है तो बीजिंग से उनको सीखना चाहिए, क्योंकि यही बीजिंग कुछ साल पहले दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता था। हालात इतने खराब थे कि आसमान दिखना मुश्किल हो जाता था, स्कूल बंद होते थे, फ्लाइट्स कैंसिल होती थी, लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया जाता था। 2012 और 2013 के आसपास बीजिंग की हवा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार रिपोर्ट छपती थी। वहाँ के हालात दिल्ली जैसे ही थे, बल्कि कई मायनों में उससे भी बदतर। 2013 में चीन की सरकार ने पहली बार खुलकर माना कि प्रदूषण सिर्फ मौसम की समस्या नहीं है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय संकट कहा और इसके खिलाफ औपचारिक तौर पर एक लंबी लड़ाई का ऐलान किया। इसे अस्थायी अभियान नहीं बनाया गया, बल्कि कई सालों का प्लान तैयार किया गया। बीजिंग, तियानजिन और हेबेई जैसे पूरे रीजन को एक साथ लिया गया, क्योंकि चीन ने साफ कहा कि हवा सीमाएं नहीं मानती। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला था कोयले पर निर्भरता कम करना। बीजिंग की बिजली और हीटिंग का बड़ा हिस्सा कोयले से चलता था। सर्दियों में घर गर्म रखने के लिए लोग कोयला और लकड़ी जलाते थे। सरकार ने तय किया कि शहर के भीतर कोई भी कोयला आधारित पावर प्लांट नहीं चलेगा। ये फैसला आसान नहीं था। फैक्ट्रियां बंद हुई, लोगों को शिकायतें थी, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। 2017 तक बीजिंग का आखिरी कोयला आधारित पावर प्लांट बंद कर दिया गया। उसकी जगह गैस और दूसरी साफ ऊर्जा लाई गई। घर घर हीटिंग सिस्टम बदला गया। जिन इलाकों में लोग कोयला या लकड़ी जलाते थे, वहां गैस कनेक्शन दिए गए। कई जगह सरकार ने इसका खर्चा उठाया। मकसद साफ था, लोगों से ये उम्मीद नहीं की गई कि वो अपनी जेब से सब बदलें। सरकार ने माना कि अगर बदलाव चाहिए तो मदद भी देनी होगी। दूसरा बड़ा कदम था इंडस्ट्री को लेकर। बीजिंग के भीतर चल रहे भारी उद्योगों को या तो बंद किया गया या शहर से बाहर शिफ्ट किया गया। आसपास के प्रांतों में नए इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए। नियम तोड़ने वाली फैक्ट्रियों पर भारी जुर्माना लगा। कई फैक्ट्रियां सील की गईं। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। अगर किसी इलाके में लगातार हवा खराब रहती थी तो वहां के अफसरों के प्रमोशन रुक सकते थे। कुछ मामलों में कार्रवाई भी हुई। वाहनों पर सख्ती बीजिंग का तीसरा बड़ा कदम था। वहाँ निजी गाड़ी खरीदना आसान नहीं है। नंबर प्लेट पाने के लिए लॉटरी सिस्टम है। हर कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता। पुराने और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाया गया। सख्त एमिशन नियम लागू किए गए। डीजल वाहनों पर खास निगरानी रखी गई। कई बार खराब हवा के दिनों में निजी गाड़ियों पर सीधे रोक लगाई गई। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भारी निवेश किया गया। बीजिंग का मेट्रो नेटवर्क बहुत तेज़ी से फैला। बसों को इलेक्ट्रिक में बदला गया। आज बीजिंग दुनिया के उन शहरों में है जहां सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं। मतलब ये नहीं कि लोगों को सिर्फ गाड़ी छोड़ने को कहा गया, बल्कि उन्हें बेहतर विकल्प भी दिए गए। कंस्ट्रक्शन और धूल को लेकर भी बीजिंग ने सख्ती दिखाई। साइट्स को ढकना अनिवार्य किया गया। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया गया। सड़क सफाई को प्राथमिकता दी गई। पानी का छिड़काव नियमित किया गया। मशीनों से सड़कें साफ की गई। ये सब पूरे साल चला, सिर्फ सर्दियों में नहीं। एक और अहम पहलू था डेटा और पारदर्शिता। बीजिंग में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का नेटवर्क मजबूत किया गया। डेटा रोजाना सार्वजनिक किया गया। सरकार ने ये नहीं छिपाया कि हवा कितनी खराब है, बल्कि उसी डेटा के आधार पर फैसले लिए गए। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ा और दबाव भी बना कि हालात सुधारने होंगे। बीजिंग ने सिर्फ शहर के भीतर काम नहीं किया, आसपास के इलाकों को भी साथ लिया। तियानजिन और हेबेई में भी वही नियम लागू हुए, क्योंकि अगर सिर्फ बीजिंग साफ होता और आसपास प्रदूषण रहता तो हवा फिर वहीं लौट आती। ये क्षेत्रीय सहयोग दिल्ली के लिए भी सबसे बड़ी सीख है। इन सब फैसलों का असर 1-2 साल में नहीं दिखा, लेकिन करीब 1 दशक में फर्क साफ नजर आया। सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग में PM 2.5 का स्तर करीब 8% तक कम हुआ। आज भी वहाँ हवा पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन जो हालात 2013 में थे वो अब नहीं है। स्मॉग की तीव्रता घटी है। बीजिंग का अनुभव ये दिखाता है कि प्रदूषण कम करने के लिए कोई जादुई समाधान नहीं होता। इसके लिए लगातार सख्त और कभी-कभी अलोकप्रिय फैसले लेने पड़ते हैं। सरकार को ये मानना पड़ता है कि कुछ आर्थिक नुकसान होगा, कुछ असुविधा होगी, लेकिन लंबे समय में फायदा सबको होगा। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यहाँ भी ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति है? क्या सरकारें ये मानने को तैयार हैं कि प्रदूषण सिर्फ एक मौसम की समस्या नहीं? क्या वो पूरे सिस्टम को बदलने का जोखिम लेंगी? बीजिंग ने ये जोखिम लिया, इसी वजह से वहाँ फर्क पड़ा।
दिल्ली में जहर से बचने के लिए चुनिंदा तरीकों में शामिल है मास्क पहनना या फिर घर में एयर प्यूरिफायर लगाना। लेकिन आपदा में अवसर क्या होता है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाजार में बिकने वाले एयर प्यूरिफायर पर सरकार 18% जीएसटी वसूल करती है। इसे घटाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें केंद्र सरकार ने साफ तौर पर अदालत के दखल का विरोध किया। याचिका में मांग की गई कि एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने कोर्ट में कहा कि अगर अदालत इस मामले में कोई निर्देश देती है तो ये विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी से जुड़े फैसले एक तय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होते हैं, जिसमें संसद की स्थायी समितियों की सिफारिशें और जीएसटी काउंसिल की बैठकें शामिल होती हैं। केंद्र ने कहा कि इस याचिका को सुनने से पैंडोरा बॉक्स खुल सकता है। सरकार ने कोर्ट के सामने चिंता जताई कि अगर इस तरह जीएसटी दरों को लेकर अदालतें निर्देश देने लगेंगी तो इससे पूरी टैक्स व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वेंकटरामन ने यह भी कहा कि याचिका में कई बातें कैलकुलेटेड लगती। याचिकाकर्ता कपिल मदान ने कोर्ट में दलील दी थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की 11 फरवरी 2020 की एक अधिसूचना के मुताबिक एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसका मकसद सिर्फ ये समझना है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जीएसटी घटाने का कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एयर प्यूरिफायर की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इसको लेकर लोगों के अलग अलग मत है। दिल्ली में फिलहाल गाड़ियों पर लगी पाबंदियां, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, कंस्ट्रक्शन पर रोक, पराली जलाने पर निगरानी करना जैसे काम अगर कायदे से किए जाएं तो निश्चित तौर पर इसका असर दिखेगा। दिल्ली जिस स्थिति में फिलहाल है, इसे शॉर्ट टर्म पाबंदियों से ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें और मुश्किल होंगी और यही समय उस मुश्किल के बारे में सोचने का है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है खुशबू, कैमरे के पीछे थे फरहान और आप देख रहे हैं जिस्ट। शुक्रिया।